कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है ताकि जब वो जेल के चार दीवारी के भीतर अकेले रहेगा तो उसको अपने किए गए गुनाह पे पश्चाताप होगा और इसकी सजा उसे तब समझ में आएगी कि जो गुनाह हम करके इस जेल के भीतर आए वो मुझे करना नहीं चाहिए था। बाकी इस जेल के भीतर जो कैदी होते हैं या खास करके जो महिला कैदी होती है उनके साथ इन चार दीवारी के भीतर दरिंदगी होती है, हैवानियत होती है, चाहे वो जेल प्रशासन या वहां के जो दबंग कैदी हो। एक तो चार दीवारी का घुप अंधेरा और दूसरा काली रात का अंधेरा महिला कैदियों पे कहर बन के टूटता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल एक महिला कैदी जिसकी उम्र लगभग 30 साल और उसके साथ जेल के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार इस महिला कैदी के साथ जेल के भीतर ऐसा क्या हो रहा था और कौन कर रहा था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज तक मैंने आप लोगों को तमाम कहानियां सुनाई, आप लोगों ने बड़े रोचक तरीके से सुना भी, अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। पर आज की कहानी जो है दिल को कचोट देने वाली है, दिल को दहला देने वाली है, हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है रोज की तरह कि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आओ। और आज की जो कहानी रोचक के साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं भारत का एक बहुत बड़ा जेल, तिहाड़, बैरक नंबर 6 की मैं बात कर रही हूं, बैरक नंबर 6 की। एक नाम रिया सेन। रिया सेन की उम्र लगभग 30 साल। रिया सेन एक समाज सुधारक व्यक्ति रहती है। समाज के लिए, महिलाओं के लिए वो तमाम तरह की मुहिम चला रही होती है। बाकी एक दिन रिया को झूठे केस में फंसाया जाता है और उसे जिला अदालत पेश किया जाता है। इसके बाद उसको जेल हो जाती है। जब रिया सेन को जेल होती है तो रिया सेन जब जेल के भीतर पहुंचती है तो पहली प्रक्रिया रिया सेन के साथ शुरू होती है। जब वो जेल के भीतर पहुंचती है तो पहले चेकिंग होती है, निगरानी होती है पूरी बॉडी की कि कहीं कोई ऐसा अवैध सामान तो साथ में नहीं। जो जेल के कर्मचारी होते हैं रिया सेन से बोलते हैं कि अपने कपड़े उतार दो। रिया सेन कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं कपड़े उतार। इसके बाद जो जेल के कर्मचारी होते हैं कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें तो जो रूल है, जो नियम है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, कपड़े उतारो। जबरन रिया सेन का खींच के कपड़े फाड़ देते हैं। इसके बाद अब वहीं से रिया सेन के साथ ये एक दरिंदगी की शुरुआत होने लगती है। रिया सेन को चेकिंग के बाद जेल के भीतर ले जाया जाता है और जब जेल के भीतर ले जाया जाता है
तो उसको कैदियों वाला कपड़ा दिया जाता है, कैदियों वाला कपड़ा पहनती है। इसके बाद उसको बैरिक नंबर 6 में एक जेल प्रशासन का ही व्यक्ति लेके जाता है। लोहे के मोटे मोटे राड से बना हुआ गेट खोलता है और बैरिक नंबर 6 में रिया सेन को ढकेलते हुए कहता है कि अबे ही तुम्हारा दिन और ही रात कटने वाली। रिया सेन की जब नजरें चारों तरफ दौड़ती तो उसमें लगभग 50 से 60 महिलाएं होती। रिया सेन एक किनारे की तरफ जाके बैठती। उसे ना ही कोई महिला कैदी अभी बोल रही थी और ना ही उसको उससे कुछ पूछ रही थी। तभी एक महिला कैदी जिसका नाम सविता होता है, सविता बड़े ऊंचे स्वर में कहती कि तुम्हारा बैरक में स्वागत है, बाकी तुमको रहना हमारे हिसाब से पड़ेगा। सारे कैदियों की नजर सविता के तरफ रहती और शायद सबके होठ कपकपा रहे तो सबकी आंखें नीचे झुक जाती। जब रिया सेन ने बात सुनती तो कहती है गंभीर आवाज में कि मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, कि मैं किसी के हिसाब से चलूं। अब जब ये बात सविता सुनती तो कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बातों का जवाब दे रही। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, दिन ढल जाता है, रात की अंधियारी छाने लगती। कुछ देर के बाद जेल प्रशासन का ही एक व्यक्ति आता है, गेट के दरवाजे पे खटखटाता है और कहता है कि लाइन में सभी लोग खड़े हो जाओ क्योंकि खाना खाने का वक्त आ गया। एक प्लेट और एक कप मिला रहता है, एक गिलास मिली रहती है, जिसे ले लेके अब ये सारे कैदी कतार में लग जाते हैं। पहले तो सविता, अब कुछ ही देर के बाद मेज के तरफ ये लाइन सारी जाती, ढेर सारी महिलाएं और हजारों महिलाएं और इसमें एक रिया सेन भी। जब रिया सेन के सामने खाना आता है, पतली सी दाल, थोड़ा सा चावल, जली हुई रोटी और ग्लास में अजीब मटमैला सा पानी। रिया सेन बड़ी हैरान होती है और कहती कि ये क्या खाना खाने लायक है। सविता कहती कि खाना है तो खाओ, वरना यहां तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। अब जैसे ये कहती है, रिया सेन उस खाने को, उस थाली को दूसरे तरफ करती और एक कोने में जाके खड़ी हो जाती। अब इस पे सविता जो है हंसने लगती, कहती है कि 2-4 दिनों में सारी हेकड़ी ढीली हो जाएगी। सारे कैदी खा के अपने अपने बैरिकों में चले जाते हैं। जो इस बैरिक नंबर 6 में जितने कैदी रहते हैं, बैरिक नंबर 6 में जाते हैं, बाहर से ताला लॉक हो जाता है। अब जैसे ही रात के लगभग 11 बजे बजते तो सविता के साथ 3 से 4 महिला कैदी खड़ी होती और रिया सेन के पास जाती। रिया सेन को करवट बदल रही थी, जेल में पहली रात थी, नींद नहीं आ रही थी। जैसे देखती कि उसके आसपास 3 से 4 महिलाएं खड़ी, सविता भी खड़ी, और सविता कहती कि इसे खींचो, इसके शरीर को चेक तो करो कि किस लायक है। रिया सेन जो रहती कहती है कि अगर जो किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सविता कहती है कि देखो तो इसकी मजाल, ये हमारा जवाब कर रही। देखते ही देखते 3 महिलाएं सविता के कहने पे रिया सेन के ऊपर टूट पड़ती। बाकी रिया सेन भी बड़ी होशियारी से इनका जवाब देती। एक को उसके चेहरे पे थप्पड़ लगाती है, एक को दांत से काटती है और तीसरी को इतना जोर धक्का देती है कि वो दूर जाके गिरती। अब जब ऐसा करती है तो सविता इन महिलाओं से कहती है कि ऐसा है कि थोड़े समय का इंतजार करो, इस बात का जवाब इसे जरूर दिया जाएगा। महिला कैदी सारी अपनी अपनी जगह जाके रात गुजारती
वक्त गुजरने लगता है। अब जैसे ही सुबह होती, रिया सेन के उस बैरिक पे एक जेल प्रशासन का व्यक्ति आता है, दरवाजा खोलता है, कहता है सुबह हो गई, जिसका जिसका जो काम है अपने काम पे लग जाओ। अब यहां जैसे ही रिया सेन उस बैरिक से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाथरूम के पास सैकड़ों की भीड़ में लाइन लगी है बाथरूम जाने के लिए। रिया सेन का भी नंबर आता है और रिया सेन जब उस बाथरूम के भीतर जाती है तो देखती कि बिल्कुल गंदा सा टॉयलेट जिसमें सांस लेना मुश्किल है। वो मचलाते हुए बाहर निकलती है। इसके बाद कहती है कि ये कोई रहने वाली जगह। हंसते हुए एक जेल प्रशासन का व्यक्ति कहता है कि ये जेल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और जैसा है वैसा ही तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहां सजा आपता हो, सजा काटने आई। अब इस पे रिया कुछ कहती नहीं। वक्त गुजरने लगता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रिया की जो हरकतें थी, अब वो जेल के उच्च अधिकारी जो जेलर होता है डीएन चौहान, उस तक पहुंचती है। एक दिन डीएन चौहान बैरिक के पास आता है और कहता है कि ऐसा है कि तुम्हें सविता के हिसाब किताब से रहना होगा, वरना अभी तुम जान नहीं रही हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। रिया सेन धीमी आवाज में कहती कि जो चाहे वो करना हो कर लो, बाकी मैं तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जो गुनाह की नहीं हूं उसकी सजा तो काट रही हूं, पर तुम्हारे जोर हमारे पे चलेंगे। अब जैसे ही डीएन चौहान ये बात सुनता है जेलर, तो उसका खून खौलने लगता है। अब उसी रात को रिया सेन के साथ ये जो सविता है बड़ी ही दरिंदगी करती है, बड़ी ही हैवानियत करती है। जैसे ही रात के 11 से 12 बजते 5-6 महिलाओं के साथ जाती है। रिया सेन के उस जगह से पैर पकड़ के घसीटते हुए बैरिक के कोने में लाती, और ये सभी महिलाएं कोई घूसे से कोई पैर से लगातार ताबड़तोड़ इसको मारने लगते हैं। और जो सविता होती वो ऐसी जगहों पे इसे मार रही थी, यानी इसके प्राइवेट पार्ट पे, इसके अनचाहे जगहों पे ऐसी मार रही थी कि रिया सेन की करा उस बैरिक के बीच गूंज रही थी। बाकी किसी कैदी की हिम्मत नहीं थी कि रिया सेन को बचाए। कुछ ही देर में रिया सेन के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसके हाथ पैर, उसके शरीर के तमाम हिस्सों पे इतनी चोटें आती कि रिया सेन बिल्कुल बदहवास सी हो जाती है, बेहोश सी होने लगती है। अब बैरिक के शोर को सुन के जेल प्रशासन के लोग आते हैं और रिया सेन को तुरंत उपचार के लिए लेके जाते हैं। कुछ देर के बाद रिया की मरहम पट्टी करा के लेके आके फिर बैरिक में उसे छोड़ते हैं। रिया सेन को आज एहसास हो गया था कि सविता यहाँ की एक दबंग कैदी है और जो चाहती वो करती है, और इसके साथ देने वाले यहाँ के जो जेलर डीएन चौहान है वो इसका भरपूर साथ देता है। अब रिया सेन उस दिन एक फैसला लेती है, इस जेल में अगर जो रहना है तो सविता से भी दबंग बनना पड़ेगा। अगली सुबह एक कैदी जिसका नाम नीलम रहता है, नीलम के पास जाती, उसके पास बैठती और कहती कि क्या तुम हमारा साथ दोगी? नीलम कहती कि साथ देना बड़ी बात नहीं है, यहां हर कोई की रूह कांप जाती है सविता और जेलर डीएन चौहान के जुल्मों सितम से। जब ये बात रिया सेन सुनती है तो नीलम से कहती कि शुरुआत तो करो, अगर जो शुरुआत अच्छी होगी तो इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। अब नीलम कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब धीरे धीरे जो रिया सेन है सारी चीजों पे ध्यान देने लगती है कि कौन किससे मिलता है, कौन किससे बातचीत करता है, कौन सा
जेल प्रशासन का व्यक्ति किस कैदी से ज्यादा लगाव रख रहा है, किस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, किसका खाना अच्छा आ रहा है और किसका खाना खाने लायक ही नहीं रह रहा है। इन सब बातों को ध्यान देती है और धीरे धीरे 4-5 कैदियों को अपने भीतर मिला लेती है, जिसमें कि एक नीलम, शांति, पूनम और फूलमती। अब धीरे धीरे ग्रुप बढ़ते जाता है और कुछ ही दिनों में सैकड़ों कैदी अब रिया सेन के साथ हो जाते हैं। रिया सेन बड़ी परेशान थी कि इनको सबक कैसे सिखाया जाए। बाकी अचानक से वो अक्सर देखती कि रात के समय कभी नीलम गायब हो जाती बैरिक से, कभी शांति, कभी फूलमती और कभी पूनम, और तमाम कैदी जो जवान रहती, जो यंग रहती, वो अक्सर गायब हो जाती। जब ये बात रिया देखती तो एक दिन नीलम से पूछती, तो नीलम कहती है कि ऐसा जेल के भीतर सालों से जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम चाह के भी रोक नहीं पाते। आज नीलम के शरीर पे, उसके चेहरे पे, उसके गर्दन पे दांतों से काटने का निशान, खरोचने का निशान, और उसकी हालत देख के लग रहा था कि रात भर उसके साथ गलत काम हुआ है। नीलम के आंखों में आंसू था। रिया सेन उसी दिन सोच लेती है कि अब तो कुछ करना ही होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब एक दिन रिया सेन को एक खबर मिलती है कि अब तुम भी इस जेल प्रशासन के लोगों के हवस का शिकार होने वाली। अब जब ये रिया सेन सुनती है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। रात भर बैरक में टहलती रहती है, घूमती रहती है, और तभी अचानक से जो बैरक का कैंटीन होता है उसमें आग लगती है, और ये आग रिया की चाल होती है। जब आग लगती है जेल प्रशासन पूरी तरह से यहां उलझ जाता है, और इसी बीच रिया सेन एक पत्र लिखती है, और वो पत्र कैदियों के ही मदद से जेल के बाहर एक मशहूर पत्रकार शिवम दुबे के हाथ लगता है। जब शिवम दुबे इस पत्र को पढ़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है कि महिला कैदियों के साथ जेल के भीतर, जेलर के साथ साथ जेल प्रशासन के लोग और साथ में कैदी इन महिला कैदियों के साथ क्या कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं, हैवानियत कर रहे हैं, हाँ अपने अपने हवस का इन्हें शिकार बना रहे हैं। अब जब ये बात पत्र उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जब लोगों तक पहुंचने लगता है तो लोगों में आक्रोश होने लगता है। और इधर जो रिया से वो भूख हड़ताल पे बैठ जाती है। एक दिन, तीसरा दिन होता है भूख हड़ताल का। जेलर डीएन चौहान बैरक के दरवाजे पे अपनी लाठी ठोकते हुए कहता है कि क्या हाल है, भूख हड़ताल टूटने वाला है कि नहीं? अरे ऐसे गुट बना के तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। रिया वहां कुछ बोलती नहीं है, पर कहती है कि समय का इंतजार है, और समय तो अच्छे अच्छे लोगों को तब तो ताज से जमीन पर लाके पटक देता है। अब वक्त गुजरता है और इधर पत्रकार के मदद से अब इस जेल की जांच शुरू हो जाती है, कार्रवाई शुरू होती है कि जेल के भीतर आखिर हो क्या रहा है। अब कुछ ही समय में ये उच्च अधिकारियों तक जब बात पहुंचती है तो जेल की साफ सफाई के साथ साथ जेल का खाना भी ठीक होने लगता है। जैसे ये सब बात होती है, अब रिया सेन के साथ हजारों महिला कैदी जुड़ जाती है। सविता यहाँ अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अब सविता के साथ देने वाले लोग भी रिया के साथ हो गए। अब रिया जब इस मुहिम की शुरुआत जेल के भीतर की, अब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, और जब कोर्ट तक पहुंचा तो रिया की रिहाई हो जाती है। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी वो कोई साबित नहीं कर पाता। अब रिया जेल से बाहर आती है। बाकी जब जेल से बाहर आती है तो सोचती कि आज तक मैंने समाज सेवा बहुत की, पर आज से मैं जेल सुधारो आंदोलन शुरू करूंगी, और जितनी महिला कैदी उनका भविष्य जेल के भीतर कितना खतरे में, जितना
बाहर नहीं खतरे में, उतना जेल के भीतर खतरे में। अब ये तमाम बातों को लेके रिया से एक लड़ाई शुरू करती है और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग भी लाती। तो अगर जो रिया सेन इतनी हौसले से काम नहीं लेती तो शायद रिया सेन भी जेलर डीएन चौहान और इस सविता के जुल्मों सितम के आगे घुटने टेक देती और सारे जो है कि लोग मिलके इसके भी शरीर की धज्जियां उड़ा देते, इसके साथ भी वही हवस का गंदा खेल खेलते। बाकी रिया अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई बल्कि तमाम महिला कैदियों की जिंदगी बचाई और तमाम महिला कैदियों को सुरक्षित रखा। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। रिया सेन ने जो जेल के भीतर किया किस हद तक सही था, और रिया सेन जब जेल से बाहर आती है तो तमाम बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले उसका स्वागत करते हैं, रिया सेन का साथ देते हैं। तो आप लोगों के सलाह से कई लोगों का भला हो सकता है और जो जेलर डीएन चौहान रहता है उसको सस्पेंड किया जाता है, उस पे जांच होती है और तमाम जो जेल प्रशासन के लोग रहते हैं, जो भी इस कार्य में शामिल रहते हैं, सबको सस्पेंड किया जाता है और सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है। सबका मुकदमा अब कानून के पास है। अब कानून ही तय करेगा कि इन्हें ऐसे ही निलंबित कर दिया जाता है या इन्हें नौकरी पे बहाली मिलती है। तो आप लोगों के सलाह से इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए या इन्हें निलंबित ही कर देना चाहिए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।